अस्सलाम वालेकुम बेटे, अब आवाज आ रही है? कैन यू हेयर मी नाउ बेटे? ओके, थैंक यू बेटे। कोई शायद प्रॉब्लम था साइट के साथ, बाकी सब वर्क कर रहे थे, ये नहीं। ओके, लेट्स क्विकली स्टार्ट एंड फिनिश इट ऑफ। ओके बेटे, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। जो है हमारे पास नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, इसमें हमारे पास ड्रग्स फॉर गाउट भी मौजूद हैं। ड्रग्स फॉर गाउट को भी हम रीड आउट कर लेते हैं ताकि ये कंप्लीटली फिनिश ऑफ हो जाए, ठीक है। तो स्टार्टिंग ऑफ बेटे, गाउट तुम सबको पता है कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें बॉडी में हाई जो है वो ब्लड में यानी कि हाई लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड हो जाता है। हाइपर यूरिसीमिया की वजह से क्रिस्टल्स वगैरह जो है वो डिपॉजिट होते हैं टिश्यूज में, स्पेशली किडनीज और जॉइंट्स में, जिसकी की एक टेरिबल पेन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और वो एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। तो ये सारा का सारा जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है ये टिश्यूज को डैमेज कर देता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो जितने भी डेपोजिशन होती है क्रिस्टल्स की, उसकी वजह से काफी जो है वो पेनफुल कंडीशन हो जाती है पेशेंट की। तो इसको ट्रीट करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम यूरिक एसिड के लेवल को जो है वो डिक्रीज कर दें। तरीके ये हैं कि यूरिक एसिड की सिंथेसिस को कम कर दिया जाए। वो ड्रग्स जो एलोप्यूरिनॉल हो गई है, जो यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को बढ़ा देती है, उसको हम देते हैं प्रोबेनिसिड के साथ। प्रोबेनिसिड मैंने तुम लोगों को बताया भी था। प्रोबेनिसिड क्या करेगी कि खुद एक्सक्रीट आउट हो जाएगी और यूं ज्यादा देर के लिए एलोप्यूरिनॉल जो है वो बॉडी में रहेगी। ये यूरिक एसिड को इंटरफेयर करेगी यूरिक एसिड की सिंथेसिस के साथ। तो वो कौन है? वो एलोप्यूरिनॉल है, यानी कि ज्यादा यूरिक एसिड बनने नहीं देगी और उसकी एक्सक्रीशन को जल्द जल्द जो है वो बॉडी से एलिमिनेट करवाएगी। उसके बाद है ग्रेन्युलोसाइटोसिस जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, सॉरी, जो इफेक्ट करते हैं जॉइंट्स को, तो उनकी इनहिबिशन करवा दी जाए। तो वहां पर जो ड्रग काम आती है उसका नाम ऑब्वियसली कॉल्चिसिन है। कॉल्चिसिन को हम इसमें यूज करते हैं। या फिर हम पेन वगैरह और इन्फ्लेमेशन को सेट असाइड करने के लिए नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स खाते हैं। इसमें से पेपर में कुछ भी नहीं आना ड्रग के बारे में है, ये जस्ट बैकग्राउंड जो है वो सेट करने के लिए है। अगर एक्यूट गाउट हो या एक्यूट गाउटी अटैक हो तो उसमें हम कॉल्चिसिन को देते हैं, क्योंकि वो इफेक्टेड एरियाज में जहाँ पे ग्रेनुलोसाइट्स की वजह से जो कि इन्फ्लेमेशन में अहम किरदार अदा करते हैं, प्रॉब्लम होती है, तो उनकी सिंथेसिस को जो है वो कम कर देती है, इनहिबिट कर देती है उनको वहां पर। उसके बाद हमारे पास एस्प्रीन है, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है हाइपरयूरिसीमिया में स्मॉल डोजेज में। याद है ना, तुम लोगों ने पढ़ा था कि एस्प्रीन जो है वो यूरिक एजेंट के तौर पर काम करती है अगर लार्ज डोजेज में ली जाए। बेटे लार्ज डोज में लोगे तो प्लेटलेट का और ब्लड का क्या हाल हो जाएगा? खून इतना पतला हो जाएगा कि पेशेंट विल ब्लीड टू डेथ। इसलिए वो उसका इफेक्ट है तो जरूर, पर डिजायरेबल इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम लार्ज डोजेज यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है और स्मॉल डोजेज में वो अपना यूरिक एक्शन परफॉर्म नहीं करती। तो इसलिए यूरिक एसिड लेवल को चेंज करने के लिए हम, और हाइपरयूरिसीमिया जो है उससे डील करने के लिए हम डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट ड्रग्स यूज करते हैं। एक्यूटी गाउट जो है या शॉर्ट जो गाउट का अटैक है उसके अंदर हम कॉल्चिसिन को लेते हैं। अगर क्रॉनिक गाउट हो तो उससे हम निपटने के लिए एलोप्यूरिनॉल को यूज करते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा यूरिक एसिड को बॉडी से एक्सक्रीट करवाती है और उसकी सिंथेसिस को भी रोक देती है। और इसको प्रोबेनिसिड के साथ खाते हैं। प्रोबेनिसिड के साथ खाने से क्या होगा कि ज्यादा देर के लिए ड्रग जो है वो बॉडी में स्टे करेगी, बिल्कुल जैसे पेनिसिलिन और सेफलोस्पोरिन्स को बॉडी में ज्यादा देर के लिए एक्ट करवाने के लिए उसके साथ हम ड्रग के साथ, पेनिसिलिन के साथ हम दे देते हैं ड्रग जो है प्रोबेनिसिड, ठीक है। अब कॉल्चिसिन के ऊपर आते हैं। कॉल्चिसिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है? ये सॉरी मैंने क्विक करवाया बिकॉज आधी से ज्यादा बातें हम लोगों को पता है इसके अंदर, सो आई जस्ट वांट टू फिनिश इट ऑफ क्विकली। कॉल्चिसिन का मोड ऑफ एक्शन बेटे वही जो मैंने अभी बताया, इन्फ्लेम्ड एरिया में ग्रेन्युलोसाइट्स ने जाके माइग्रेट करना है और फर्दर जो है वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन वर्स हो जाएगा। तो हम उन ग्रेन्युलोसाइट्स को जाने ही नहीं देंगे वहां पर, और इस तरह हम एक एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन परफॉर्म करेंगे जिससे एक्यूट गाउट में जो टेरिबल पेन होती है वो तकरीबन 10 से 12 घंटे तक कम हो जाती है। देन वी नीड अनदर डोज, ठीक है। कॉल्चिसिन को ऑरली यूज किया जाता है। ये बाइल और यूरिन में अनचेंज्ड एक्सक्रीट होती है। इसके साइड इफेक्ट्स में है
नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, जो कि कॉमनली जो है फेस किए जाते हैं। ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस है, मायोपैथी है, ए प्लास्टिक एनीमिया, बेटे ये सारे तुम लोगों को पता होने चाहिए। ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस यू नो, मायोपैथी यू नो, इन ये हमने इतनी दफा टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली हैं कि आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। अगर नहीं पता या बार बार भूल जाते हो, प्लीज इनको अंडरलाइन करके इनको ऊपर लिख लो, ठीक है। आई वोंट रिपीट इट अगेन एंड अगेन। अच्छा, क्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन में एलोपेशिया हो जाता है इससे। प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और रीनल और हिपैटिक या कार्डियोवास्कुलर के अगर पेशेंट्स है तो उनमें इसको कॉशन के साथ यूज करना चाहिए। अब मैं आ गई हूँ एलोपिरिनॉल। ये तुम्हें पता होनी चाहिए, ये ड्रग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एलोपिरिनॉल एक एंजाइम है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, ये उसको जाके इनहिबिट कर देती है। ये एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है यूरिक एसिड के बनने के लिए ज़ैंथीन से। ज़ैंथीन हमारी बॉडी में पाया जाता है, ज़ैंथीन और हाइपोथेंथीन से। इस तरह दो यूरिक एसिड नहीं बनता और यूरिक एसिड की बॉडी में एक्यूमुलेशन रुक जाती है। नॉर्मली हम इसके क्रॉनिक गाउट में, क्रॉनिक टोफेशियस गाउट में, टोफेशियस पे जब स्टोन्स वगैरह बनते हैं, नेफ्रोपैथी में, यूरेट रीनल स्टोन्स में, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपर यूरिसीमिया में हम इसको यूज करते हैं। ये हमारे पास ऑरली भी एडमिनिस्टर है और अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी। ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, सॉरी, एब्जॉर्प्शन। इसका प्राइमरी मेटाबोलाइट जो है वो एलोजेंथीन है, जो कि जेंथीन का ही एक डेरिवेटिव है। अच्छा, हाफ लाइफ वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस इतना तुम्हें पता होना चाहिए, कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड आफ्टर ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन, पहली लाइन। और आखिरी लाइन, एलोप्यूरिनॉल एंड इट्स मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड इन फीसिस एंड यूरिन, बस इतना काइनेटिक्स में। और ये भी पता होना चाहिए, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। पेपर के लिए मोड ऑफ एक्शन और इंडिकेशंस पता होने चाहिए। साइड इफेक्ट्स में है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस लाइक स्किन रैशेज होना शुरू हो जाते हैं। एक्यूट अटैक ऑफ गाउट हो जाता है ड्यूरिंग फर्स्ट सेवरल वीक्स में। और मे अकर देयरफॉर कॉल्चिसिन एंड एनसेड्स शुड बी गिवन विद एलोपिरिनॉल। एक्यूट अटैक हो सकता है फर्स्ट जो हम डेज में खाते हैं, तो इसकी वजह से इसको कॉल्चिसिन और एनसेड्स के थेरेपी एज अ होल ना कंबाइंड थेरेपी के तौर पर चलती है। और नोजिया और डायरिया इसके कॉमन इफेक्ट है। फिर प्रोबेनिसिड पे बेटे मैं आ गई हूँ। प्रोबेनिसिड जो है वो थेराप्यूटिक डोजेस, इट इंक्रीजेस यूरिक एसिड एक्सक्रीशन बाय ब्लॉकिंग ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन। एलोप्यूरिनॉल बनने नहीं देता यूरिक एसिड को, प्रोबेनिसिड उसे बॉडी से निकाल देता है। तो एज अ रिजल्ट द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड इज रिड्यूस्ड and deposits of uric acid are reabsorbed. However, chances of renal store formation are increased. जाहिर बात है, जब डिपॉजिट्स जो हैं वो रीअब्सॉर्ब भी अगर हो सकते हैं तो रीनल स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम इसको सल्फिनपैराजोन जो है उसका भी सेम, ये एक और ड्रग है, बस इसका नाम पता होना चाहिए। आगे इंडिकेशंस में क्रॉनिक गाउट है बेटे, ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन को ये जो है वो इनहिबिट करता है, तो इसलिए उसको सम टाइम बॉडी में लेवल बढ़ाने के लिए उसके साथ देते हैं। एक्यूट गाउटी अटैक एज एन इनिशियल थेरेपी के तौर पे प्रोबेनिसिड यूज करते हैं। नोजिया, वॉमिटिंग और स्किन रैशेज में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, और रीनल स्टोन फॉर्मेशन में। ये इसके बेटे इफेक्ट्स हैं। यहाँ पर एंटी गाउट मैंने खत्म कर दिया है क्विकली क्विकली, देयर वाज नथिंग इन इट, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी। अब मैं इसके बाद सीएनएस स्टार्ट करवाऊंगी पेज नंबर 105 पे। जरा 5 मिनट का हौसला कर लो, इसको रीड आउट कर लो जो मैंने पढ़ाया है, एंड देन आई विल स्टार्ट विद सीएनएस। ठीक है बेटे, एएनएस मैं डेलिबरेटली अभी खुद नहीं पढ़ रही, मैं सीएनएस से स्टार्ट करवाऊंगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ ऑफ 5 मिनट ऑफ सेल्फ रीडिंग। आई विल कीप क्वाइट ड्यूरिंग दिस टाइम।
ओके बेटे, डन। योर 5 minutes आर ओवर बेटे। बेटे, आर यू पीपल डन? ओके, ग्रेट। बेटे, इसी के आगे इनाम दानिश की बुक में चैप्टर नंबर 7 है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वो स्टार्ट करवाने लगी हूं। प्लीज आप उसके ऊपर आ जाइए। अच्छा बेटे, यहाँ पर स्टार्टिंग में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में इनाम दानिश ने एक बैकग्राउंड सेट किया हुआ है, जिसमें बताया है कि सीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जिसमें सोमैटिक और ऑटो। बेटे, ये वो सारी बातें हैं जो हमें पता है। ये आपका होम का टास्क है। जनरल कंसीडरेशन सीएनएस की आपने खुद पढ़नी है, और नेक्स्ट लेक्चर में अगर इसमें कोई चीज आपको तंग करी है तो आपने मुझसे पूछना है, वरना इट्स फॉर यू, फॉर योर सेल्फ रीडिंग। ठीक है बेटे, आगे चल रही हूं मैं एंजियोलिटिक्स पे एंड हिप्नोटिक ड्रग्स पे। एंजियोलिटिक्स को सेडेटिव्स भी कहते हैं। एंजियोलिटिक्स को सेडेटिव भी कहते हैं। देखो बेटे, एंजी का लफ्ज एंजाइटी से आया, लिटिक का मतलब है ब्रेक डाउन। एंजियोलिटिक का मतलब ऐसी ड्रग्स जो एंजाइटी को ब्रेक डाउन करती हैं, यानी कि एंजाइटी से हमें रिलीफ दिलाती हैं। एंड हिप्नोटिक ड्रग्स, कई किताबों में ये सेडेटिव एंड हिप्नोटिक के नाम से भी होगा, तो अगर कहीं सेडेटिव का लफ्ज लिखा हो तो तुमने कंफ्यूज नहीं होना। सेडेटिव मीन एंजियोलिटिक्स। ओके अच्छा बेटे, एंजियोलिटिक ड्रग्स रिड्यूस एंजाइटी एंड एक्सर्ट अ कामिंग इफेक्ट विद लिटिल और नो इफेक्ट ऑन मेंटल फंक्शन। अब एंजियोलिटिक का तीसरा नाम भी है ट्रैंकुलाइजर्स। इनको ट्रैंकुलाइजर्स भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है बेटे हिप्नोटिक ड्रग्स। ठीक है, याद रखना, सेडेटिव ड्रग से स्लीप नहीं आती, कामिंग इफेक्ट आता है। मेंटल जो हमारा फंक्शन है, जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है, उसको ऐसे कामिंग इफेक्ट के तौर पर हम इसको कहते हैं। ठीक है, जो ड्रग्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं ड्राउजीनेस और एनकरेज करती हैं ऑनसेट और मेंटेनेंस ऑफ स्लीप को, उन्हें हिप्नोटिक्स कहते हैं। नॉर्मली इनको इकट्ठा इसलिए लिखा जाता है कि हम इनको अल्टरनेटिवली यूज करते हैं। one can be used in place of the other, but you should know that anxiolytics are also called sedatives. They are also called tranquilizer. They reduce anxiety, they exert a calming effect with no little effect on mental function. और hypnotics are the drugs that produce drowsiness, चक्राना आना शुरू हो जाता है, and they encourage the onset and maintenance of sleep. ठीक है, अब क्लासिफिकेशन है बेटे। हम एनजीओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन पेपर में बहुत पूछी जाती है, तो आपको ये बहुत पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, अच्छा बेटे, क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। जो एंजियोलिटिक्स हैं उनको हमने क्लासिफाई किया है 3 ग्रुप्स में, बेंजोडाइजेपीन्स में, बार्बिचुरेट्स में। बेंजोडाइजेपीन्स, बार्बिचुरेट्स एंड नॉन बार्बिचुरेट्स ड्रग। बेंजोडाइजेपीन को फर्दर क्लासिफाई करते हैं हम शॉर्ट एक्टिंग में, इंटरमीडिएट एक्टिंग में और लॉन्ग एक्टिंग में। शॉर्ट में बेटे हमारे पास आ जाती है मिडाजोलम और ट्राइजोलम। ठीक है, उसके बाद बेटे हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग है। इंटरमीडिएट का मतलब है बेटे इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। शॉर्ट एक्टिंग बहुत जल्दी अपना इफेक्ट कर देगी और जल्दी इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इंटरमीडिएट दरमियाने दर्जे का टाइम लेंगी अपना इफेक्ट करते हुए। इसमें एल्प्राजोलाम, लोरेजीपाम, ऑक्सेजीपाम और टेमेजीपाम आता है। ठीक है बेटे, इसको एक सेकंड में आपको बता रही हूँ। अच्छा बेटे, इसको पता मैं कैसे याद आप करने का, अगर मैं आपको निमोनिक बताऊं इंटरमीडिएट एक्टिंग को, इसको अलॉट से नाम याद करो। इंग्लिश का अलॉट जो होता है ना, अलॉट, तो जब अलॉट का लफ्ज तुम्हें याद होगा तो तुम्हें पता होगा अलॉट वाली जो ड्रग है वो इंटरमीडिएट में आती है। ए से एल्प्राजोलाम, लो से लोरेजीपाम, एल से सॉरी ओ से ऑक्सेजीपाम, टी से टेमेजीपाम। बस इसको ट्राइएजोलाम के साथ तुमने कंफ्यूज नहीं करना। ट्राई और मिड ये दोनों शॉर्ट में आती हैं। लॉन्ग एक्टिंग में हमारे पास क्लोर डायजेपोक्साइड लिब्रियम के नाम से है, फिर क्लोनेजिपाम, रिवोट्रिल, ये जो नींद की वो गोली हम लेते हैं अक्सर,
वेलियम, डायजेपाम और फ्लुरेजिपाम, ये सब लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं। ये एंजियोलिटिक एंड हिप्नोटिक में क्लासिफिकेशन खत्म हुई है बेंजोडाइजेपिन की। इन तीनों को बेंजो बार्बिचुरेट और नॉन बार्बिचुरेट में हमने क्लासिफाई किया, और उसके बाद बेंजोडाइजेपिन को फर्दर 3 क्लासेस के अंदर हमने क्लासिफाई कर दिया। आगे हैं बेटे बार्बिचुरेट्स। बार्बिचुरेट्स भी इसी तरह हमारे पास है लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग का मतलब है इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट से भी ज्यादा शॉर्ट है। तो लॉन्ग एक्टिंग में आपने याद करना है ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका 1 आवर में होता है। आपने ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका याद नहीं रखना, सिर्फ ऑनसेट याद रखना है, ठीक है। ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका 1 आवर के अंदर होता है। इसमें है फिनोबार्बिटोन, बार्बिटोन, मिथाइल फिनोबार्बिटोन। खाली फिनोबार्बिटोन याद कर लो, बाकी दोनों के नाम उसमें से निकल आते हैं। एक में फिनोबार्बिटोन से पहले मिथाइल लगा दो, दूसरे में से बार्बिटोन खाली। फिर इंटरमीडिएट में आपने 2 ड्रग्स के नाम याद रखने हैं, ब्यूटा बार्बिटोन, एलो बार्बिटोन, बस ये 2 आपके लिए काफी है। ऑनसेट ऑफ एक्शन हाफ आवर है, ठीक है। देख लो जितना जितना हम ग्रुप में आगे जाते जा रहे हैं, ड्रग का अपना एक्शन जो है वो क्विक होता चला जा रहा है। शॉर्ट एक्टिंग 15 मिनट में ही अपना इफेक्ट शो कर देती है। इसमें सीकोबार्बिटोन है और पेंटोबार्बिटोन है। फिर अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग 30 सेकंड्स के अंदर ऑनसेट ऑफ एक्शन आ जाता है इसका। इसमें थियोपेंटाल और हेक्सोबार्बिटोन है। जिनके नाम मैंने लिए हैं इनको आपने याद रखना है। अभी के अभी मेरे होते हुए इसका स्टार्टिंग से लेके ड्रग्स की ये क्लासिफिकेशन तक पढ़ो, और ड्रग्स के जो नाम है उन्हें लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि बाद में तुमने खोलनी नहीं है। लिख के अभी अभी प्रैक्टिस करो हर क्लास के अंदर। 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट में ही हो जाना चाहिए। क्विकली करो, शाबाश।
जी बेटे हो गया, आर यू डन? आर यू डन बेटे? ओके ग्रेट बेटे, बेंजोडाइजेपीन से मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। बेटे benzodiazepines are the most commonly used anxiolytic drugs. They have largely replaced barbiturates in the treatment of anxiety since benzodiazepines are more effective and safer. एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए पहले बार्बिचुरेट्स यूज किए जाते थे, वो भी आगे तुम मेरे साथ पढ़ोगे कि उसके फायदे तो हैं लेकिन उसके नुकसानात भी बहुत ज्यादा हैं। जब हमारी मजबूरी होती है, हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मौजूद होता, तो कंडीशन से ट्रीट करने के लिए हमें जाना पड़ता है ओनली ऑन दैट क्लास ऑफ ड्रग विच इज अवेलेबल। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब बेंजोडाइजेपीन्स आए तो वो ज्यादा सेफ टू यूज है, साइड इफेक्ट्स कम है, उसके इफेक्ट्स ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो उसने लार्जली बार्बिचुरेट को रिप्लेस कर दिया और अब बेंजोडाइजेपीन्स एंजियोलिटिक ड्रग्स के तौर पर मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये बेंजोडाइजेपीन एक्ट कैसे करते हैं? ओके बेटे, मोड ऑफ एक्शन है गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड गाबा। ये एक हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है सीएनएस में, इनहिबिटरी। बेंजोडाइजेपीन इसके इफेक्ट को पोटेंशिएट करते हैं। एंजाइटी में क्या होता है, आप की बॉडी से जो ट्रांसमीटर्स हैं वो यूएल से ज्यादा एक्सक्रीट आउट हो रहे होते हैं, इफेक्ट आपका ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। मीन्स आपके एंजाइटी के अंदर जो एक एक्साइटेटरी इफेक्ट होता है, जब भी तुम्हें एंजाइटी हो एग्जाम्स वगैरह की, क्या होता है? लाइक योर माइंड इज वर्किंग like quickly, so in that case you have to put a inhibitory effect on it, you have to inhibitory effect। तो अगर कोई हमारे पास inhibitory न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद है तो ये बेंजोडाइजेपीन्स उस इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के एक्शन को पोटेंशिएट करती हैं। ऐसा वो कैसे करती हैं? बेंजोडाइजेपीन जो हैं सीएनएस में रिसेप्टर्स के साथ जाके कंबाइन कर देती हैं, ठीक है? जो सीएनएस में बेंजोडाइजेपीन के रिसेप्टर हैं ये अपने रिसेप्टर के साथ कंबाइन करी हैं बेटे, ये आपने गौर करना है। अब the binding of benzodiazepine to its receptors enhances the affinity of GABA receptors for its neurotransmitter, resulting in potentiation of its effect by decreasing in the firing rate of neurons। firing rate जो हमारे पास सेक्शन पोटेंशियल चेंज होता है और न्यूरॉन के थ्रू जो है वो मैसेज कन्वे होता है। अब देखो सारा कुछ कैसे हो रहा है। बेंजोडाइजेपीन मैंने खाई, मुझे एंजाइटी थी, बेंजोडाइजेपीन गाबा के रिसेप्टर के साथ नहीं, सीएनएस में इसके अपने रिसेप्टर हैं, उनके साथ जाके कंबाइन कर देगी। जब ये उनके साथ कंबाइन हो जाएगी तो इस कॉम्बिनेशन के नतीजे में जो गाबा गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी एफिनिटी यानी उसकी अट्रैक्शन अपने रिसेप्टर्स के लिए बढ़ जाएगी इसके कॉम्बिनेशन की वजह से। अब वो अपने रिसेप्टर के साथ ज्यादा कंबाइन करेगा। जब वो अपने रिसेप्टर के साथ ज्यादा कंबाइन करेगा तो क्या होगा? जो न्यूरोनल फायरिंग है वो कम हो जाएगी, इनहिबिटरी इफेक्ट जो है वो पोटेंशिएट हो जाएगा और एज अ रिजल्ट क्या है कि एंजियोलिटिक इफेक्ट हो जाएगा। अब बेंजोडाइजेपीन गाबा को सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं उसकी बाइंडिंग साइट से, लेकिन ये गाबा और उसके रिसेप्टर का जो बाइंडिंग कॉम्बिनेशन है उस इफेक्ट को एनहांस करते हैं। दैट इज हाउ दे वर्क। एम आई क्लियर बेटे? क्या मैं क्लियर हूं? बेटे समझ आ गई आपको? ओके आगे चलते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पे बेटे। अच्छा, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस उसी से हमने काफी विड्रॉ की है मोड ऑफ एक्शन से। एंजाइटी को ये रिड्यूस करता है, न्यूरोनल सर्किट्स जो ब्रेन में मौजूद हैं उनको इनहिबिट करता है। इन द लिम्बिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन, तुम्हें ये लिम्बिक वगैरह नाम याद करने की जरूरत नहीं है, इनहिबिटिंग न्यूरोनल सर्किट्स इन द ब्रेन इज इनफ। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एक्शन है इसके, शॉर्टनिंग ऑफ आरईएम, रैपिड आई मूवमेंट। बेटे स्लीप का साइकिल होता है, स्लीप के साइकिल के अंदर डिफरेंट फेजेस होती हैं, जो रैपिड आई मूवमेंट की जो वो होती है टाइम पीरियड होता है ये उसको शॉर्ट कर देता है। देयरफॉर पीरियड ऑफ रिकॉलेबल ड्रीम्स इज रिड्यूस्ड। ये रैपिड आई मूवमेंट ही स्लीप साइकिल के अंदर वो टाइम होता है जिससे जब हमें ड्रीम आते हैं तो वो याद रहते हैं। ये रिकॉलेबल जो ड्रीम्स हैं
ये इसी पीरियड के दौरान जब आते हैं तो वो ज़ेहनशीन होते हैं व्हेन यू वेक अप। ये उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से रिकॉलेबल जो ड्रीम्स हैं वो भी कम हो जाते हैं। इसका एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट भी है। इसको हम एपिलेप्सी में भी इस्तेमाल करते हैं, मिर्गी वगैरह में। मसल रिलैक्सेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये जो है स्पाइनल कॉर्ड में प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन करवा देता है। अच्छा, सीवीएस में ये हाइपोटेंशन और इंक्रीज्ड हार्ट रेट करवाता है। रेस्पिरेशन में हाइपोवेंटिलेशन एंड हाइपोक्सीमिया, हाइपोवेंटिलेशन एंड हाइपोक्सीमिया मोर मार्क्ड in the patient of chronic obstructive pulmonary disease. What is hypoxemia and what is hypoventilation? हाइपरवेंटिलेशन और हाइपोवेंटिलेशन क्या होती है, मैंने तुम लोगों को ये अच्छे से वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाले में बताया हुआ है, ठीक है। हाइपोक्सीमिया क्या होता है, यू हैव टू टेल मी। ओके, व्हाट इज हाइपोक्सीमिया, यू टेल मी नाउ। हाइपोक्सीमिया क्या होता है? Yes, thank you बेटे। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज व्हाट? हाइपोक्सीमिया। लो लेवल हो जाता है जब ऑक्सीजन का ब्लड में, डेट इज कॉल्ड हाइपोक्सीमिया। आगे है बेंजोडाइजेपिन्स हैव नो एनाल्जेसिक इफेक्ट, ठीक है, कोई इनका पेन किलिंग इफेक्ट नहीं है। फार्मेकोकाइनेटिक्स पे आते हैं। बेंजोडाइजेपिन्स ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद वेल एब्जॉर्ब्ड होते हैं, लिवर में मेटाबोलाइज होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये इतना, ये पहली लाइन। फिर बेंजोडाइजेपिन्स रेडिली क्रॉसेस द प्लेसेंटा एंड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट of mother with benzodiazepines will result in hypotonia and jaundice in neonate, ठीक है। न्यू बॉर्न जो है वो जॉन्डिस के साथ पैदा हो सकता है अगर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जाए किसी भी मदर की एंजाइटी में। तो वी विल यूज अदर ऑल्टरनेटिव्स व्हिच आर सेफ टू यूज इन दिस पीरियड, बट नॉट दिस वन। इंडिकेशन, द एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, स्केलेटल मसल स्पैज्म कॉज करता है, सीजर्स वगैरह में यूज होता है, ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजिपाम, क्लोनाजिपाम, डायजिपाम एंड लोरेजिपाम आर यूज्ड इन एपिलेप्सी। स्लीप डिसऑर्डर्स में हम टेमाजिपाम, फ्लोरेजिपाम, ट्राइजोलम जो है वो कॉमनली यूज करते हैं इंस्टोमनिया में, ठीक है। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? ड्राउजीनेस कॉज करते हैं, एटेक्सिया, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, कंफ्यूजन। अच्छा, एंजाइटी जो है वो बढ़ जाती है, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट। हाँ बेटे, एंजाइटी कम करने के लिए हम देते हैं, पर इंक्रीज्ड एंजाइटी क्यों बेटे? जब भी कोई चीज, याद रखो, जिस ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है, अगर हम उसको ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वो नुकसानदेह हो जाती है। जैसे हम एस्प्रिन को यूज करते हैं ब्लड थिनिंग के लिए, ताकि मायोकार्डियल इंफार्क्शन वगैरह के चांसेस कम, जो पेशेंट उससे रिकवर हुआ होता है उसमें थ्रोम्बोसिस के चांसेस कम हो जाए, क्योंकि तो जितना ब्लड थिक होगा उतने थ्रोम्बस बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन ज्यादा देर के लिए जब एस्प्रिन यूज करते तो खून इतना थिन हो जाता है कि जिस पर्पस के लिए तुम उसका यूज करे थे थिनिंग के लिए, वही उसका साइड इफेक्ट बन जाता है, बिकॉज अ पर्सन कैन ब्लीड टू डेथ एंड डेथ कैन अकर, ठीक है। सो इसको कंफ्यूज नहीं करना, जिस चीज के यूज करो ज्यादा देर उसके लिए यूज करोगे तो वही उसका साइड इफेक्ट बन जाएगा। अच्छा, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में बेटे हम इसको यूज करते हैं व्हेन यू कैन नॉट रिकॉल थिंग्स और यू कैन नॉट एक्वायर न्यू नॉलेज। सेक्सुअल डिसफंक्शन में इसको यूज करते हैं। अच्छा, बेंजोडाइजेपिन पे फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाती है, इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको एब्रप्ट डिसकंटिन्यूएशन इसकी ना की जाए, उसकी वजह से और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसकी डोज को टेपर्ड ऑफ किया जाता है और आराम आराम से कम करके इसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, डायूरेटिक्स और डायलिसिस आर नॉट सो इफेक्टिव ड्यू टू हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेंजोडाइजेपिन, ठीक है। अच्छा, बेंजोडाइजेपिन की अगर पॉइजनिंग हो जाए तो हमने क्या यूज करना है? जब भी बेंजोडाइजेपिन की पॉइजनिंग होगी, यू विल यूज फ्लुमेजिनिल। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है, पेपर में आता है, व्हाट इज द एंटागोनिस्ट यूज्ड इन बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग? आंसर इज फ्लुमेजिनिल। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर इसकी टॉक्सिसिटी का करके लफ्ज आ जाए तब भी जवाब यही आएगा, एंटागोनिस्ट इसका यही है। अगली क्लास बारबीचुरेट है, बारबीचुरेट में नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी बेटे। अभी आप ये मेरे सामने इसको रीड आउट कीजिए, मैं आपको 5 से 6 मिनट का टाइम दे रही हूँ, प्लीज इसको रीड आउट करें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ बेटे, कम ऑन। सेल्फ स्टडी का टाइम दे रही हूँ, स्टार्ट रीडिंग इट आउट द होल बेंजोडाइजेपिन।
जी बेटे, आर यू डन? हो गया बेटे? आर यू डन बेटे? ओके ग्रेट। कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आज हमने अपने टारगेट से थोड़ा सा कम पड़ा है, बट इट्स ऑल राइट। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको मेकअप कर देंगे। जेनिफर, अटेंडेंस लगा के मुझे भेज दो बेटे। बारबिचुरेट्स मैं एक गो में खत्म करूंगी नेक्स्ट क्लास में। अटेंडेंस लगा के बेटे मुझे व्हाट्सएप कर दो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक इन द नेक्स्ट क्लास बेटे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।